आइए तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अभी हमारा एक सीरीज चल रहा है दिल्ली सल्तनत का, तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों का शासन होता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, गुल खिले तो सांस लो। तो कुल मिलाकर के अभी हमारा तुगलक वंश का अंतिम शासक खास करके कह सकते हैं, मतलब इसके बाद ये तुगलक वंश पतन की ओर चला जाता है। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण शासक है तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अब की बारी है फिरोज शाह तुगलक, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि हमने बात कहा था इससे पहले वाले वीडियो में कि किस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक जो है सिंध ठट्टा में मर जाता है। एक जगह होता है सिंध का ठट्टा, ठीक ना, वहां पे मर जाता है और ये मरता है 1351 में। 1351 में जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद वहाँ का जो अमीर लोग होता है, और ये फिरोज शाह तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है, तो वहीं ठट्टा में ही वो जो अभियान पे गया रहता है, तो वहाँ पे 22 मार्च 1351 ईस्वी को ईंट का सिंहासन बना करके इसको दिल्ली का सुल्तान बना दिया जाता है। इसीलिए कहावत है, सत्ता अपना ही सही, सिंहासन ईंट का ही सही, पर अपना होना चाहिए। तो कहने मतलब इसको ये चरितार्थ करने का काम करता है फिरोज शाह तुगलक, और अमीरों की सहायता से ऐसा करता है। कब करता है? 22 मार्च 1351 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक ने सिंध में अर्थात ठट्टा नामक एक जगह पर, जहाँ पे कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक का मौत हुआ था, उसके कुछ दिन बाद ये वहाँ का दिल्ली का सुल्तान बन बैठता है। क्या बनता है बाबू? राजा, सुल्तान बनता है, शासक बनता है। और दूसरा ये इतना राज्यारोहण अगस्त में, ये मार्च में जब अभियान पे होता है तब राजा बनता है। दूसरा अगस्त में विधिवत रूप से दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करता है 1351 ईस्वी में। तो इस बात को याद रखिएगा। तो फिरोज शाह तुगलक का 2 बार शासनारोहण होता है, सत्ता पे बैठता है। पहली बार 22 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध में ठट्टा में, और दूसरा अगस्त 1351 ईस्वी को दिल्ली में। आइए इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक को हम शॉर्टकट में FST बोलेंगे। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। जिस प्रकार हम मोहम्मद बिन तुगलक को MBT बोलते थे, उसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक को FST बोलेंगे। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक MBT का चचेरा भाई होता है। इसके अलावा इसकी माता जो होती है एक राजपूत सरदारनी होती है राजपूत सरदारनी होती है। और इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि एक जो सहिष्णुता वाला भाव है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक होता है, अर्थात ब्राह्मणों पे जो जजिया कर लगाता है, दिल्ली सल्तनत का पहला ही मुस्लिम शासक होता है। और ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला कौन होता है? तो FST फिरोज शाह तुगलक ही होता है। वेरी फर्स्ट टाइम जजिया कर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच, तो फिरोज शाह तुगलक। अब ध्यान से समझिएगा, ये एक्चुअली में माँ इसकी राजपूत सरदारनी रहती है। इसके बावजूद ये जो काम करता है, जैसे कई सारे काम करता है, दान विभाग का स्थापना, रोजगार के लिए स्थापना, राजकीय अस्पताल की स्थापना, दीवान-ए खैरात की स्थापना, ये सभी जो स्थापना करवाता है, कहीं ना कहीं वो हम देखते हैं कि कल्याणकारी निरंकुश शासक के रूप में काम करता है। एक जो बेनिवोलेंट वो शासक होता है, वो जो कल्याणकारी निरंकुशता वाला एक भाव होता है, उसके रूप में काम करता है। लेकिन ये देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने में ये भी कहीं कसर नहीं छोड़ता है, और ब्राह्मण को जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो कई मरतबा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पे जजिया कर किसने इंट्रोड्यूस किया था, लगाया था? तो वो किया था FST फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और ये दिल्ली का पहला शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था। ठीक, ये एक प्रकार का जजिया एक धार्मिक कर होता है। इसके अलावा और हम इसका अगर बात करें तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले अपनी एक आत्मकथा लिखता है जिसका नाम होता है फतुहात-ए-फिरोजशाही। फतुहात-ए-फिरोजशाही से हमको कुल मिलाकर के FST के बारे में विशद जानकारी मिलती है। और उस समय में खास करके 1351 से लेकर के उसके मृत्यु 1388 ईस्वी में होता है। ओवरऑल देखें तो ये 40 वर्षों के आसपास ये शासन करता है। कुल मिलाकर के 37 होता है, लेकिन मान लेते हैं कि ये 40 वर्ष के आसपास ये शासन करता है। तो इसके जानकारी का स्रोत फतुहात-ए-फिरोजशाही है, जो कि तुगलक का FST का क्या है? आत्मकथा है।
इसके बाद इसके हम कार्यों का अगर बात करें तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक एक तुष्टीकरण की नीति अपनाता है। ये सैनिक अभियान करने से परहेज करता है। इसके पीछे कारण है, जैसा कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य अलग हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य अलग हो जाता है, एमपी के कुछ राज्य अलग होने लगते हैं। तो इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य कुल 5 मुस्लिम राज्यों का संघ रहता है। कौन कौन? तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। इन 5 राज्यों का संघ बन के बनता है, ये बनता है आपका बहमनी साम्राज्य। और एक होता है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। और ये दोनों राज्य क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य का जो विखंडन का कंसेप्ट होता है दक्षिण भारत में शुरुआत हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टीकरण की नीति अपनाता है, अर्थात वो छोरो 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 की नीति पे चलता है और किसी भी प्रकार का सैनिक अभियान नहीं करता है। तो ये फिरोज शाह तुगलक सैनिक अभियान नहीं करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये तुष्टीकरण की नीति अपनाता है। हालांकि इन्होंने 360 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर को लूटा था। ये पुरी में है और ये ओडिशा में है। आज के समय का उड़ीसा जो है उसको इन्होंने लूटा था और सोना चांदी वहां से इकट्ठा किया था। इसके अलावा 1365 इसमें कांगड़ा, ये हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे ज्वालामुखी मंदिर है, वहां से संस्कृत के पांडुलिपियों को ये लूटा था। और बाद में हम देखते हैं कि ये उसका अनुवाद करवाया था, इन्होंने अनुवाद विभाग का भी स्थापना करवाया था। तो इस प्रकार से इसके 2 ही अभियान देखा जाता है। 1360 में जगन्नाथ मंदिर को लूटना जो कि उड़ीसा पुरी में है, और ये एक सूर्य मंदिर है। इसके अलावा 1365 इसमें कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर को लूटता है, वहां से संस्कृत की पांडुलिपियों को लाता है और अनुवाद विभाग में उसका अनुवाद करवाता है। फलस्वरूप भारत के बारे में उसको जानकारी मिलता है। तो इस क्रम से इसका हम अगर कार्य को देखें तो सबसे पहला कार्य फतवाहत फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक का लिखा हुआ एक आत्मकथा, इससे हमको जानकारी मिलती है। साथ ही इन्होंने किसानों पर लगे तकावी ऋण को माफ किया, जैसे कि फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के लिए 2 ऋण प्रदान किया था। एक को बोलते थे तकावी ऋण, जो कि खेती कार्य जो अकाल के समय में ऋण प्रदान किया जाता था, हुआ ये होता है अकाल के समय में देने वाला ऋण। और दूसरा ऋण होता है सोनधर। सोनधर ऋण हम कब देते थे? खास करके एमबीटी कब देता था? जब हल खरीदना हो, बीज खरीदना हो, ये सब खरीदना हो, उस समय में ये हल और बीज खरीदने के लिए सोनधर ऋण दिया जाता था। कुआं खुदवाना हो, इसके लिए भी सोनधर ऋण दिया जाता था। इसके अलावा कई विभागों की स्थापना करवाई है, जैसे कि दारुल सफा, एक राजकीय अस्पताल की इन्होंने स्थापना करवाया। क्या बोलते हैं? दारुल सफा या दारुल सफा। इसके अलावा दीवान एक खैरात अर्थात दान विभाग का स्थापना करवाया है। दफ्तर रोजगार, बेरोजगारों के लिए इन्होंने रोजगार देने का काम किया है। लोक निर्माण विभाग और नवीन नगर की स्थापना के लिए इन्होंने लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया। और फिरोज शाह तुगलक नगरों का एक जाल बिछाता, कई सारे नए नगरों का निर्माण करता है, जैसे कि फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये सभी नगर क्या है इन्होंने बसाता है। इसके अलावा कुतुब मीनार, ये जो मीनार होता है, कुतुब मीनार कहाँ होता है? दिल्ली में, महरैली में है। ये कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाता है और उसमें इन्होंने 1 मंजिल और जोड़ दिया जाता है। हालांकि सबसे पहले कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी के याद में। इसके अलावा इल्तुतमिश ने उसको कार्य को पूरा करवाया और ये जो है कुतुब मीनार का मरम्मत करवाने का काम करता है FST फिरोज शाह तुगलक ने, और एक छोटा सा मंजिल उस पर और जोड़ दिया। तो इस प्रकार से कुतुब मीनार 4 मंजिल से बढ़ के 5 मंजिल हो जाता है ड्यूरिंग द एज ऑफ FST फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। इसके अलावा अनुवाद विभाग की स्थापना किया, जैसे कि हमने कहा कि भारत के कई सारे संस्कृत ग्रंथों को इन्होंने अनुवाद करवाया इसी अनुवाद विभाग में। और इसके अलावा इन्होंने सिक्का चलवाता है, आधा एवं बिख नामक सिक्का। आधा और बिख कुल मिलाकर के यह एक मिश्र धातु का बना होता सिक्का है, जिसमें तांबा और चांदी 2 प्रकार के मिश्र धातु को बनाया जाता है। आधा और बिख नामक सिक्का इसको चलाता है। और ये जब सिक्का चलाता है तो इन्होंने खुद को खलीफा का नायब कहा है। क्या कहा है बाबू? खलीफा का नायब कहने वाला शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, खलीफा का नायब। लेकिन हम जब मोहम्मद बिन तुगलक का देखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने नाम हटा देता है सिक्का पर से और खुतबा लिखवाता है, कलमा लिखवाता है और खास करके खलीफा का नाम भी अंकित करवाता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ये FST ने खुद को खलीफा का नायब कहा है। इसके अलावा इसकी हम नीति का बात करें तो सैनिकों के प्रति इन्होंने उदारता की नीति अपनाया, जैसे कि खुम्स होता है लूट का धन, लूट का धन,
ये खुम्स क्या होता है? लूट का धन। जैसे किसी क्षेत्र पर हम आक्रमण करते हैं तो सेना उस क्षेत्र को लूटता है, अवैध तरीका से जो धन इकट्ठा करता है वो होता है खुम्स। इसमें इन्होंने कर का दर सैनिकों को दे देता है 80%, अर्थात 4/5 भाग दे देता है सैनिकों को और 20% खुद लेता है, यानी कि राज के पास जाता है, राजा के पास देता है। इस प्रकार से सैनिकों को एकलौता ये ऐसा शासक था जिन्होंने खुम्स के दर में 80% सेना को देने का काम किया है। बाकी हम जो भी शासक देखते हैं तो वो 80% खुद रखता था और बाकी 20% किसको देता था? सैनिकों को देता था। लेकिन ये उल्टा करता है और क्वेश्चन में जब भी पूछता है तो इसी का पूछता है। तो खुम्स की दर को याद रखिएगा बाबू, फिरोज शाह तुगलक ने 80% सेना को दिया, 20% अपने पास रखा। इसके अलावा टोपरा एवं मेरठ स्तंभ को दिल्ली में गाड़ा। कुल मिलाकर के हम देखते हैं तो अशोक कालीन जो स्तंभ लेख होते हैं जैसे दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया, अलीराज, रामपुर व नंदनगढ़, ये जो है अभिलेख 6, इसको इन्होंने टोपरा और मेरठ वाले स्तंभ लेख को इन्होंने दिल्ली में ला करके गड़वा दिया। इसके अलावा ये ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला पहला शासक है। इसके अलावा भू राजस्व की दर को देखे तो इससे पहले जो 1/3 चला आ रहा था और अलाउद्दीन खिलजी के समय में हमने देखा कि कर की दर को 50% यानी कि 1/2 कर दिया। अब ये बढ़ा करके मतलब घटा करके 1/5 कर दिया। 1/5 कहे तो 20% कर दिया, 20-25 हाँ 20% कर दिया। जबकि पहले हम देखते हैं तो 50% ले रहा था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक 1/3 लेता है, मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा छूट देता है और ये क्या करता है 1/5 यानी 20% लेता है। इसके अलावा सिंचाई के लिए इन्होंने नहरों का जाल बिछा दिया, नहर निर्माण करवाता है और जिससे दिल्ली और आसपास के रीजन में 160 वर्ग किलोमीटर में अर्थात 160 किलो स्क्वायर में इन्होंने जाल यानी कि सिंचाई का पानी पहुंचवाने का काम करता है। 2 नहर बहुत ही पूछे जाता है एग्जाम में, एक है उलुग खानी नहर और दूसरा है रजबाही नहर। बाबू इस प्रकार से इस दोनों को याद रखना है, एक को उलुग खानी नहर बोलते हैं, दूसरे को रजबाही नहर बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है और ये काफ़ी चर्चा है। कुल मिलाकर के ये 11 नहरों का जो निर्माण करवाया उससे 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पानी पहुंचाया जा सके। इसके अलावा इन्होंने फलों का बागान लगवाया और लगभग हम देखते हैं कि 1200 फलों का बाग इन्होंने लगवाता है जिससे 1,80,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है। कितनी? 1,80,000 अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इतिहासकारों ने इसको कल्याणकारी निरंकुश शासक के रूप में कहा है और देखें तो 40 वर्षों में कभी अकाल नहीं पड़ा है। इसका कारण है कि इन्होंने नहरों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर किया। अब हम जो समझाते हैं उसको समझिए। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिन्होंने नहर बनवाया गयासुद्दीन तुगलक। अब क्वेश्चन में रहेगा कि दिल्ली सल्तनत का वो शासक जिन्होंने सबसे ज्यादा नहर बनवाया फिरोज शाह तुगलक। बात याद रहेगा। अच्छा, ब्राह्मणों में पहली बार कर लगाया जजिया कर कौन शासक? फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा खुम्स की दर 80% सेना को दे दिया और 20% राज को रखा, ये होता है फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक फिरोज शाह तुगलक। खलीफा का नायब खुद को किसने कहा? फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा इसकी आत्मकथा याद रखना फतुहात-ए-फिराशाही और साथ ही सबसे ज्यादा नगरों का निर्माण किसने करवाया? नगर, नहर का तो भी करवाता है, नगर का भी करवाता है, जैसे फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद नगर, ये सभी नहर बनवाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जब इसका शासन रहता है तो जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य अलग हो जाते हैं, उसी तरह से फिरोज शाह तुगलक के काल में भी कई राज्य अलग हो जाता है। जैसे जौनपुर का राज्य, जैसे मालवा का राज्य, जौनपुर का राज्य और भी दक्षिण के कई राज्य और एमपी के राज्य अलग होने लगते हैं। और जौनपुर का राज्य से क्वेश्चन पूछता है, एक हिजरा रहता है मलिक सरवर, हिजरा मलिक सरवर, ये क्या करता है तो ये जौनपुर राज्य को स्वतंत्र करवा लेता है। तो राज्य विखंडन की प्रोसेस जो मोहम्मद बिन तुगलक से स्टार्ट होता है फिरोज शाह तुगलक काल में भी ये और इसका दायरा बढ़ते जाता है और इन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाता है। तो दक्षिण भारत की ओर तो ध्यान ही नहीं देता है, बंगाल इसके हाथ से जाने को होता है और ये जो 2 अभियान करता है, जगन्नाथ मंदिर को लूटता है और कांगड़ा में वहाँ से संस्कृत का ग्रंथ यही है। इसके अलावा 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, 88 में मर जाता है और इसके बाद शासक बनता है आया राम गया राम कोई काम नहीं। इसके बाद बनता है अबू बकर मोहम्मद शासक बनता है आया राम गया राम कोई काम नहीं। एक शासक रहता है नसरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398-99 के आसपास।
तैमूर वंश होता है बाबू मंगोल। कौन होता है? मंगोल होता है, और मंगोलों का आगमन होता है। तो इस समय हम देखते हैं कि मंगोल इसको बहुत बुरी तरीके से दिल्ली को लूट लेता है। दिल्ली को लूटने का काम कौन करता है? मंगोल करता है। और दिल्ली जब लुटा जाता है तो उस समय हम देखते हैं नसरुद्दीन महमूद कुछ नहीं करता है। इसीलिए इसके विषय में एक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 64वीं से पहले, शायद 58 से 62वीं में ये क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली से पालम तक, कुल मिलाकर के बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दिल्ली से पालम तक किसका राज था? तो दिल्ली से पालम तक नसरुद्दीन महमूद का राज था, जो कि ये फिरोज शाह, मतलब जो कि ये तुगलक वंश का अंतिम शासक रहता है। इस प्रकार से तुगलक वंश का द एंड हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमने एक दिल्ली सल्तनत का एक सीरीज स्टार्ट किया है, आज हमारा तुगलक वंश यहीं पे द एंड हो जाता है। बने रहिए स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल के साथ। स्टे ट्यून्ड स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।